ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल वर्क के बारे में। इससे पहले कि मैं विस्तार में इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सोशल वर्क हमें क्यों करना चाहिए। आखिर क्या जरूरत है कि हम सोशल वर्क करें, सोशल वर्क की क्या जरूरत है। सबसे पहली बात, आप सभी किस्मत वाले हैं, अपने अपने पक्के घरों में बैठे हैं। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी सी जगह पे बैठे हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं और खुले से कमरे में शांति में हम बैठे हैं। पक्के हमारे मकान हैं, अच्छी जगह है रहने को, खाने को अच्छा है हमारे पास, पहनने को कपड़े हैं और आने जाने के लिए और तमाम तरह की सुख सुविधाओं से हम लैस हैं सभी। लेकिन बहुत दुख होता था, आज भी कभी देखते हैं और बहुत दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे कहीं पे भीख मांगते हुए दिखते हैं, जिनका बचपन छीन करके। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब उनको कभी देखते हैं स्टेशन पे या किसी रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हुए, तो बहुत दुख होता है कि उनके बचपन में जब उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, या उनके बचपन में जब उनके हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, तो उसी ठीक समय पे उनको शिक्षा से भी महरूम है वो, और उनके हाथों में जो खिलौने होने चाहिए थे, उनका जो एक सुनहरा बचपन होना चाहिए था, वो ना हो कि वो स्टेशन में या फिर किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे भी जो है ये भीख मांगते हैं वो बच्चे। तो बहुत दुख होता है ऐसा देख करके। उनके पीछे भी कोई ना कोई इस तरह की गिरोह या उनके माँ बाप या उनकी मजबूरियां या बहुत कुछ काम करता है, हालांकि पर फिर भी हम इसको जेन्युइन नहीं कह सकते हैं। और बाल मजदूरी पहले तो 14 साल तक कहा गया था कि भाई जो बच्चे हैं उनसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन सरकार के काले कानून ने उसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, शिक्षा से बहुत से लोग महरूम रह जाते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ वहां घूम के कभी देखिएगा, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग या बस्तियों में रहने वाले वो लोग जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं उनको ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, मच्छर भिन भिना रहे हैं, गंदी नालियां नाले, बहुत बुरे हाल है और बहुत सारा धुआं है वहां पे, धूल है, माटी है। अभी ये जो लॉकडाउन लगा है, थोड़ी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक्सपीरियंस में। लॉकडाउन से पहले यहाँ पे स्लम एरिया है हमारे यहाँ पे जालंधर में, इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग 150 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था। आप यकीन मानेंगे, जब वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ मुकाबला करते थे ना, तो सच में कह रहा हूँ कि 4 घंटे 9 से 5 ड्यूटी करने के बाद 4 घंटे 3 घंटे उन बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करके ना, मतलब आंख में आंसू आते थे, खुशी से नींद बहुत चैन की आती थी। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब आप सोशल वर्क करते हैं ना, तो आपको उसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। वो लोग जिनको की जरूरत है, जिनके की आप काम आ सकते हो किसी भी रूप में, जिनकी जिंदगी में आप उजाला भर सकते हो, अगर आप उनके काम आ जाओ, उनके जीवन जीने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सही शिक्षा देने के लिए, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सके, तो बहुत खुशी मिलती है, राइट। तो अभी वो बच्चे तो बेचारे ऑनलाइन आ नहीं सकते, इसलिए हमने आप मिडिल क्लास तक हम आए हैं, नहीं तो सोशलिज्म को हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक वो तबका जो कि कमजोर तबका है वो आगे नहीं आएगा, वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में, बस्तियों में, या वो बच्चे जिनकी मैंने बात कही कि जिनके बचपन से जिनके खिलौने छीन लिए जाते हैं, जिनकी किताबें छीन ली जाती हैं, ये इस व्यवस्था के कारण वो भीख मांगने तक मजबूर होते हैं, किसी का भी उसमें दोष हो। फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि यहाँ मतलब अलग अलग होम बने हुए हैं, तो वहां पे शेल्टर होम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई यहाँ वहां कहीं पे भी भीख मांगता हुआ आपको मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो जो हमारे नेता है, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये जो भिखारी सड़क पे आप देखते हैं यार, कम से कम इनको तो कोई बात नहीं आप दे दो, लेकिन सबसे बड़े लुटेरे या भिखारी तो वो है जो तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो टैक्स है उसकी चोरी कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं कुछ नेता और व्यापारी मिलके। तो आप सभी जागरूक लोग हैं, विद्यार्थी हैं सब,
पढ़े लिखे हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम या ज्यादा आप लोगों के पास है, कम से कम उन लोगों से बेहतर है, तो आप चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे अपने ज्ञान के माध्यम से, चाहे अपने और किसी भी तरह के कर्म के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से इस तरफ थोड़ा आने के लिए जरूर सोचिए। आप यकीन मानिए कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो नींद अच्छी आती है, चैन रहता है, शांति रहती है, आपको अपने आप में संतुष्टि रहती है कि यार हाँ आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर हो पा रहा है। तो मैं ये बात आपसे बता रहा था कि वो बच्चे ऑनलाइन तो आ नहीं सकते। आप जानते हैं क्यों नहीं आ सकते वो ऑनलाइन? क्योंकि उनके घरों में आज भी इंटरनेट वाला फोन नहीं है सर। ज्यादातर बच्चों के नहीं है, जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनके घरों में उनके पेरेंट्स के पास इंटरनेट वाला फोन नहीं है। बहुत जगहें ऐसी हैं आज भी जहाँ पे आज भी बिजली नहीं पहुंची है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए इलाकों से हैं जिनके माँ बाप के पास भी अभी तक वो फोन नहीं आया, या उनके पास इंटरनेट डलवाने के पैसे नहीं होते, या फिर घर में एक ही फोन होता है, वो तो यहाँ रखेंगे वहां रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे। हमारे पास, आप लोगों के पास तो बहुत सारे फोन है, घर में जितने लोग हैं लगभग उतने ही फोन होते हैं, लेकिन वहाँ पहली बात तो फोन होते नहीं सारी जगह, और अगर होते हैं तो बहुत कम लोगों के पास होते हैं। आज बात चली रही है तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में लगभग 80 करोड़ के करीब जो जनता है वो गरीब है, ठीक है। उसके अलावा जो मध्यम वर्ग के हैं, जिसमें आप लोग, हम लोग आते हैं, जो रोजगार करते हैं, या जिन लोग के घर में एक मध्यम सी इनकम आती है जैसे तैसे, तो या फिर जो कुछ बिजनेस भी करते होंगे, जो मध्यम वर्ग के हैं वो 28 से 30% है। चंद लोग हैं अमीर लोग हैं जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ज्यादातर जो लोग हैं उनके साथ अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, शायद न्यूज सुनी होगी, मजदूरों के साथ क्या कुछ हुआ, भूखे प्यासे उनको यहाँ वहां भटकना पड़ा। तो उनके बच्चों का क्या सारा हाल था, या क्या कुछ है। लॉकडाउन के दौरान आप लोग, हम लोग तो ऑनलाइन यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं अक्सर कहता होता हूँ कि शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। शिक्षा लेने का मतलब सिर्फ आपकी निजी जिंदगी में तरक्की हो जाए, वो शिक्षा नहीं है। मैंने सुबह एक भजन भेजा था, मैं आप लोग की मैसेज तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे टाइम क्योंकि नहीं लगा, लेकिन वही था कि पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो यूं भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, पति को बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान की एक फितरत बन गई है कि अपने पास हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप उन लोगों के काम आए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्यों करना चाहिए सोशल वर्क, ये मैंने थोड़ी सी आपसे बात की। अब बात ये है कि कैसे करना चाहिए। देखिए, सोशल वर्क करने के लिए एक आपके पास संगठन होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब जैसे रोज स्पीच देते हैं उस मोड में नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव था और मुझे बहुत ज्यादा ये क्लिक करती हैं चीजें। तो ये सोशल वर्क करने के लिए देखिए, कोई भी एक व्यक्ति अकेले सोशल वर्क नहीं कर सकता, आपको टीम बनानी होगी, और आपको ये देखना होगा सोशल वर्क आपको किस फील्ड में करना है, पहली बात तो, ठीक है। अब बहुत से काम है करने के लिए, आप किसी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, महिलाएं हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा होती है, यहाँ हमारे समाज में प्रेम कोई अपराध गिना जाता है, आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों को प्रेम करने से रोका जाता है, या फिर उनको सही शिक्षा नहीं दी जाती है, शिक्षा के बाद उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएं। कोई ना कोई संगठन में आप अपना संगठन भी बना सकते हैं, सोसाइटी आप रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपना कोई आप ट्रस्ट बना सकते हैं। ट्रस्ट में और सोसाइटी में फर्क होता है, मैं उसमें आगे बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई 5 मेंबर की, 7 मेंबरी कोई कमेटी बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन, कोई सोसाइटी बना सकते हैं, या फिर आप कोई ट्रस्ट बना सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ बना सकते हैं। तो कोई भी मोड आपका हो सकता है काम करने का, लेकिन एक संगठन चाहिए। संगठन कैसे लोगों का चाहिए? जो आपके जैसे काम करना चाहे। अगर आपके पास एक संगठन है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके पास एक सपना है, आपके पास एक दिशा है, आप लोगों ने ये निश्चित कर लिया है कि आप किन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, क्या आप काम करना चाहते हैं, क्या आप लोगों के काम करने का दायरा होगा और कैसे आप उस काम को करेंगे, फिर स्वाभाविक सी बात है आपको काम करने के लिए फंड्स भी चाहिए होंगे। कुछ तो आप अपनी जेब से लगाएंगे, लेकिन सारा कुछ तो शायद आप अपनी जेब से कोई भी
नहीं लगा सकते। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, CSR के अंडर जो है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, ये अपना टैक्स माफ करवाने के लिए कुछ फंड देते हैं एनजीओ को। वो फंड आप ले सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए लगाने के लिए। आपके पास जब प्रोजेक्ट होंगे, आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये पैसा आप अपने निजी हितों के लिए खर्च नहीं कर सकते। ये सोशल वर्क के लिए आप फंड इकट्ठे करते हैं और सोशल वर्क के लिए आपको खर्चना होता है। इसका हिसाब किताब आपको पूरा रखना होता है कि किस काम के लिए क्या आपको खर्च आपने किया है। जो भी आप सोसाइटी या ट्रस्ट आप बनाएंगे या जिसके साथ भी आप शामिल होंगे, उनका कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, कुछ ना कोई प्रोजेक्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि दायरा होगा, उनका एक संविधान होता है जिसमें कि लिखा होता है। तो आपकी जैसे चुनाव होते हैं ना सरकार के, वैसे आपकी सोसाइटी के भी चुनाव होते हैं। अगर सोसाइटी आप बनाते हैं तो 5 साल बाद, 3 साल बाद, वो अपना अपना सबने अवधि रखी होती है, उनका सारा इलेक्शन होते हैं, पूरी बॉडी तैयार होती है, पूरा संगठन बनता है, राइट। तो एक तो ये बात मुझे आपसे कहनी है अभी। और आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल होते हैं तो आप पहले देख लें कि कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस दायरे में करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं। तो जब आप ये सब करते हैं, उसके बाद फिर आप जब करेंगे, आपके जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसको आपको दिखाना भी पड़ेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि बिना दिखाए करें, लेकिन अगर बिना दिखाए करेंगे तो आपको फंड नहीं आएंगे। अगर फंड नहीं आएंगे तो आप जितना कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा कि वो 150 बच्चों का जो प्रोजेक्ट था, लॉकडाउन की वजह से हमारा वो क्लोज हो गया, लेकिन अब दोबारा सब दोबारा खुलने लगा है या खुल जाएगा होपफुली जल्दी, विद इन 1 month 2 month तो दोबारा वो शुरू करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों में से जो लोग, क्योंकि आप लोग सोशल वर्क कुछ लोग करना चाहते हैं, मैं काफी दिनों से देख रहा था कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल वर्क करना है। मुझे नहीं पता आप कितने क्लियर है उस चीज में या कितने कमिटेड है, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक करना चाहते हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि सोशल वर्क के लिए जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली ही कंट्रीब्यूट करना है। आप किसी भी ढंग से जो भी आपको आता है उस ढंग से कर सकते हैं। संगठन बहुत जरूरी होता है, संगठन होता है, संगठन की मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में विचार विमर्श होता है, क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, और उसके लिए क्या क्या आपको साधनों की क्या जरूरत पड़ेगी, राइट। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अगर आप रजिस्टर कराते हैं कोई नया संगठन, तो उसके बाद आपको उसका एक बैंक अकाउंट होता है, कैशियर, प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, उनकी सारी ड्यूटीज होती हैं। मैं इसको अगर मैं बहुत विस्तार में अभी यहाँ पे बताने लग जाऊंगा तो शायद मैं काफी चीजें मिस कर, मतलब कुछ चीजें ही कवर कर पाऊंगा, ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर विस्तार में कोई इस बारे में जानना चाहे तो अलग से मेरे से काउंसलिंग ले सकता है। मैं यहाँ पे विस्तार में नहीं जाऊंगा कि जनरल सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती हैं, ट्रस्ट क्या होता है, एसोसिएशन क्या होती है, बहुत सारे लंबे विषय हैं ये। तो बस मैं इसको थोड़ा सा ही मैंने बताया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद मीटिंग वगैरह होती है, सारा कुछ डिसाइड होता है, प्लानिंग होती है, फिर उस पर काम होता है। तो मीडिया में भी आपको थोड़ा इधर उधर बताना पड़ता है सारा, जिस भी तरह की आपकी एसोसिएशन है उस तरह के लिंक रखने पड़ते हैं। मान लीजिए कि कोई आप न्याय के लिए काम करना चाहते हैं, जस्टिस के लिए, लोगों के हक के लिए, उनकी आजादी के लिए, या जिनको उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से जीने से रोका जाता हो, तो उसके लिए आपको पुलिस वालों से आपके थोड़े लिंक होने चाहिए, आपके वकीलों के साथ लिंक होने चाहिए। और लीगल एडवाइस के लिए तो आपको देखिए, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लोग जो उसका विरोध करने वाले होते हैं, राइट। तो जब आप लोगों के भले के लिए कुछ करेंगे, कोई नेता, कोई व्यापारी, किसी ना किसी को तो कुछ प्रॉब्लम होगी, या समाज के किसी ना किसी ठेकेदारों को जो कथाकथित ठेकेदार बने घूमते हैं, तो उनसे भी आपको लोहा लेने के लिए, उनके साथ भी संघर्ष करने के लिए आपको लीगल एडवाइजर की भी जरूरत होती है। आपको सारा कुछ वो देखना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। मुझे अभी हमारे यहाँ पे तो जागरूकता की बहुत कमी है, बहुत सारी बातें हैं, लोग अभी कानून भी सही ढंग से बने तो हुए हैं, कागजों पे लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। हर तरह से यहाँ पे भेदभाव हो रहे हैं लोगों के साथ, बहुत कुछ गलत हो रहा है, परिवारों के द्वारा, जात धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, या फिर
किसी गांव में खाप पंचायत, उधर हरियाणा में खाप पंचायत बहुत चलती है, हमारे पंजाब में ऑनर किलिंग बहुत, पंजाब हरियाणा में ऑनर किलिंग बड़े पैमाने पे चलती है, और कई तरह के पहरे लगे हुए हैं, और कि औरतों को तो भाई 8-9 बजे के बाद बाहर नहीं करना है। ये पता नहीं किसने किसने फरमान जारी किए हुए और हम सब सदियों से उनको मानते चले आ रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि 9 बजे के बाद निकलना जरूरी है, मसला ये है कि हमें रोका क्यों जा रहा है। समस्या ये है कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि यार जितनी तादाद में रात को लड़के बाहर होते हैं, अगर उतनी तादाद में लड़कियां बाहर हो तो कोई समस्या ही ना हो। दिन में अगर उस तरह से नहीं होती तो रात को भी ना हो। समस्या ये हो गई कि लड़कों को तो हमने कह दिया है कि कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, ठीक है 10 बजे 12 बजे चलेगा, लेकिन लड़की नहीं नहीं नहीं, वो 9 से लेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है, 8 से लेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब लड़के को तो छोड़ दो खुला जहां मर्जी है ना, और लड़कियों को तुम बंद करके रखो, ये कहाँ का इंसाफ। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मसले हैं। विद्यार्थियों के अपने मसले हैं, विद्या लेने के बाद जॉब ना मिलने के अपने मसले हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए उनके लिए कुछ किया जा सके। जरूरी नहीं है हम कि हर कोई सरकारी जॉब ही करेगा, और हर किसी को सरकार का तो इतना, उसकी इतनी हैसियत उतना है नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जब तक नीतियां अच्छी नहीं होंगी, नीयत अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए हम सबको मिलजुल के कुछ काम करना पड़ेगा। तो बस आप लोग यहाँ पे आज रश्मि कम्युनिकेशन के परिवार का हिस्सा है, आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। हमने ये जो स्टार्ट किया था ये भी इसीलिए किया था कि यार यहाँ से एक तो आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके, और जो बच्चे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं वो यहाँ पे कमाई भी कर सके। मुझे बहुत बच्चे कहते थे कि सर हमें कोई काम दे दो, मुझे लगता था कि यार मैं इनको काम कहाँ से दूं, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इतना एक्सपीरियंस जो इतना कुछ किया है, सीखा है, तो कुछ तो उसको अप्लाई करना चाहिए। आप स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिनमें विद्यार्थियों के हकों की बात हो, कि कोई बनी हुई है उसमें काम कर सकते हैं। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी एक ही कम्युनिटी या एक ही, मतलब डिपेंड करता है वैसे, अपना अपना दायरा, अपने अपने नजरिए की बात है कि थोड़े से ही दायरे में सिमट कर काम करते रहना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि संकीर्ण दृष्टिकोण है। हम जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा करना चाहिए, लेकिन फिर जितना आप संभाल सके उतना ही। आपका संगठन, आपकी योजना क्या है, आपका संगठन सोच क्या है, संगठन की तो काम करना चाहता है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं या जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, जो भी आपका रुझान है, जिस भी तरह का आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा डिस्कशन टाइप बनाऊं। आप लोग के क्वेश्चंस मैं जरूर लेना चाहूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, और उससे ये भी पता चलेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आप जब अपना क्वेश्चन पूछें तो अपना नेम और स्टेट जरूर बताएं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जा रही है आपकी क्लासेस। हाँ जी, कोई आप लोग के क्वेश्चन हो तो आप जरूर रखें। हाँ जी सर, मेरा नाम अमित प्रजापति। हाँ जी, कहाँ से? और मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। हाँ सर, तो क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे बताया था कि मैं बिजनेस करके फिर आगे बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर दुनिया की प्रॉब्लम्स के जो परमानेंट सोल्यूशन निकालने हैं तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि बचपन से कोई क्रिमिनल्स नहीं होता, बचपन से कोई टेररिस्ट नहीं होता। अगर उनको रॉन्ग एजुकेशन मिलती है तो ही गलत सलत काम करते हैं और गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं। तो बचपन से अगर एजुकेशन मिले तो वो सही ट्रैक पे जा सकते हैं बहुत सारे लोग। इसीलिए मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। जो बिजनेस में जो पैसा आएगा उससे मैं ये काम करना चाहता हूँ। और क्वेश्चन सर मेरा ये है कि इसके लिए फाउंडेशन खोलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, क्योंकि एक स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ पाएंगे, बहुत सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ बच्चे पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर उसको फाउंडेशंस में कन्वर्ट किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो सर ये क्या योजना कैसे बनाई जाए, ये मुझे थोड़ा जानना था जी। आपके थ्रू मैं सबको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और दूसरा, आपने एजुकेशन की बात कही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था ये है कि एजुकेशन के बाद भी सबको जॉब्स नहीं मिलती हैं, या फिर बिजनेस के फील्ड में वो जा नहीं पाते हैं। तो हमें उनको वो विजन भी देनी पड़ेगी, सिर्फ खाली ज्ञान नहीं, कि वो बिल्कुल सर, जिंदगी को जी पाए। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि भाई उनके लिए आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत तो छोटी से करनी पड़ेगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा, योजना, जैसे कि मैंने आपको कहा जब आपने योजना की बात पूछी है।
संगठन बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा काम शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा। संगठन में जो लोग हैं उनसे चंदा जुटा के आप काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जेब से कुछ लगाएंगे, थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने खोलेंगे, फिर धीरे धीरे आप फंड्स भी ले सकते हैं। आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स से, कॉर्पोरेटर से फंड ले सकते हैं। और आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखना होता है, पारदर्शिता रखनी होती है, जिसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। आपको हर चीज का हिसाब किताब रखना बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। और फिर आप सरकार से ग्रांट वगैरह भी ले सकते हैं, जगह वगैरह भी ले सकते हैं। आप प्रोजेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप स्कूल वगैरह जो भी आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अगर कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है। ट्रस्ट वगैरह भी एक हाँ सर, मेरी इच्छा ये है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। सर मेरी इच्छा ये है कि, हाँ सर, अब मेरी आवाज मिल रही है ना? जी जी मिल रही है, बोलिए। हाँ, तो मेरी इच्छा ये है कि सर किसी के पास भी 1 रुपया लेना नहीं है। जो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर वो बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे हो गया, बहुत ऊंचे देखिए, लेवल पे हो सुनिए गया। सुनिए सुनिए, आज जब ये आप बात कर रहे हैं 1 रुपया लेना नहीं है, पहली तो बात आप ये समझ लें कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है। वो ठीक है, आप बिजनेस कीजिए, म्यूट कर ले। अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन लिया है, मतलब आपकी एक बात और ली है मैंने, उसके बाद मुझे सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, इसीलिए सिर्फ। और इस बात का मैं जवाब जरूर देता हूँ आपको भी, आपके माध्यम से सबको। कई बार ना हम ये बड़ा नैरो सोच लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे किससे नहीं लेना, अपनी जेब में लगाऊंगा। देखिए, हम कोई बिल गेट तो है नहीं है, कोई मार्क जकरबर्ग तो हम है नहीं है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया के टॉप जो 100 अमीर आदमी उनमें आते हैं। अगर उनमें आते होते तो वाकई हमें लेने की जरूरत ना पड़ती। और दूसरी बात, अगर किसी के पास इतना ज्यादा है कि वो किसी और के लिए दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप बिजनेस करेंगे, आपके पास अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे, तो आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका बिजनेस ना सक्सेस हो, 30-40 साल आप करोड़पति या अरबपति बनने में लगा दे, उसके बाद आपने काम किया तो क्या किया, आपकी उम्र भी कितनी बचेगी। अगर करना चाहते हैं तो फिर देर मत करें। सारे कामों का यही वक्त है, सीखने का भी यही वक्त है। बिजनेस करने के लिए जो आप सीख रहे हैं, बिजनेस करने के लिए कोई स्टार्टअप शुरू करने का भी यही वक्त है, सोशल वर्क करने का भी यही वक्त है, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल है, बहुत सारे सोशल वर्क किए, बहुत सारा बिजनेस भी किया, अभी कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन आ गए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी रश्मि कम्युनिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। और उसके अलावा जैसे ही लॉकडाउन फिर से ये सारा खत्म होगा तो फिर से वही सब करेंगे, ठीक है। तो काम करने के लिए ऐसे वेट नहीं करनी होती, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये करूंगा। नहीं नहीं नहीं, जो करना है अभी से कर लो, अभी से। ये टालने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। आप ही की उम्र में, आपसे भी पहले की मैं आपको बताऊं, 19-19 साल के लड़के हैं मेरे टच में यहाँ, जो एनजीओ चलाते हैं और इतना बेहतरीन और शानदार काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां सब। छोटे छोटे विद्यार्थी 18-18, 19-19, 20-20 साल के, कि यार उनका काम दिखाऊं मैं आपको तो आप कहोगे सर वाह यार, ये है, ये कर रहे हैं काम। मुझे आपसे बात करते करते एक बात याद आ गई। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि सर आपको 6-7 हजार रुपया, 8 हजार रुपया सैलरी मिलती है, तब मैं बिजनेस नहीं करता था, कुछ समय पहले की बात है, और आपका किराया भी है, रहने का खर्चा भी है, सारा कुछ है, और आप आने जाने का किराया, आप ये स्कूल चलाते हो, अपनी जेब से पैसे लगाते हो, यहाँ वहां से पैसे पकड़ के लगा के फ्री एजुकेशन देते हो आप, सर आपको मिलता क्या है? आप 3-4 घंटे अपने शाम को खराब करते हो क्या? ये इसकी क्या जरूरत है? तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार, अगर तेरे में थोड़ा सा भी दिल होता, भावनाएं होती, तो तेरे को समझ में आता मिलता क्या है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं, जो भी झोपड़ियों के बच्चे हैं, ये बच्चे, मैंने कहा जब ये वो जो अमीर घरों के बच्चे जो महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं ना, मैंने कहा जब ये उनका मुकाबला करते हैं ना, शाम को आके मुझे बताते हैं, इनकी टीचर पूछते हैं कि पढ़ते कहाँ से हो, और ये जब अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, यहाँ पे इनका एक अच्छा, शाम को हम स्कूल चलाते हैं, इनको भाषण सिखाते हैं, इनको डांस सिखाते हैं, इनको इंग्लिश सिखाते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स कराते हैं। मैंने कहा यार वो ना नींद बहुत चैन की आती है। तो ये मैंने कहा खुशी के आंसू आ जाते हैं वो, मतलब मैंने कहा वो आप अगर उसको फील करो तो शायद, मैंने कहा आप समझ पाओ, अगर थोड़ा बहुत आपके पास दिल है कि हर चीज में बिजनेस नहीं होता। और यही बात है, मैं लास्ट में वही आपके क्वेश्चन को दोबारा मैं उसी पे आते हुए कहना चाहूंगा कि यार काम अगर आपको करना है ना, तो फिर आप ऐसे मत सोचो कि 4 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। चाहे सोशल वर्क हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई शौक पूरा करना चाहते हो, जो भी करना है, उसके लिए अभी से कोशिशें करें।
ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद 5 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और फंड वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जो दे सकता है उससे ले सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वैसे भी तो वो ऐसी करेगा, यहाँ वहीं उड़ाएगा। अगर 4 पैसे वो दे देगा किसी अच्छे काम के लिए और हम किसी काम के ऊपर लगा देंगे, हर चीज का हिसाब किताब और हम रखते हैं और लगाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कुछ पूछना कहना चाहता हो तो पूछिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोला आपको। हाँ जी बोलिए। आप बोल रहे थे खेमचंद जी, कहाँ से हैं आप, थोड़ा बता दें। सर मैं खेमचंद हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। ओके सर मैं इस पे क्वेश्चन तो नहीं, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जी जैसे कि हम बात करें कि एक आपने जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ऐसा है कि एक इंडियन कंपनी अगर प्रोविजंस को उस प्रोविजंस में आ रही है तो उसको अपने इनकम का 2% आपको सीएसआर में लाना पड़ेगा, और फॉरेन कंपनीज के लिए और भी ज्यादा परसेंटेज होती है। ये तो लेजिटिमेट रीजन हो गया। पर हम फिलोसफिकल रीजन की बात करें, क्योंकि आजकल लोगों को रिलीजन से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर हम इस्लाम में भी बात करें, इसमें भी 10वां हिस्सा देने की बात की जाती है। और श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु थे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया फिलोसफी बनाई थी जो वर्ल्ड पॉपुलर 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट ऑफ द इनकम यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी। और रीजन भी देखा जाए, अगर आप जैसे भाई साहब कर रहे हैं, अमित भाई साहब गुजरात से बोल रहे हैं कि एज ए बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, बिजनेस भी क्योंकि अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करें ना, और आप बिजनेस ईमानदारी से कर रहे हैं, और वो बिजनेस एक जो सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस को प्रोडक्ट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, सोसाइटी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है। और अगर वो सोसाइटी के जीवन लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकता है बिना ऐसा नहीं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। अगर आप जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, अगर वो किसी कंट्री के, किसी सोसाइटी के लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकता है, that is also a social contribution. As a student, if you doing well research that can contribute in society, that is also a social work. We don't need to work on a society or make a foundation like this. We can contribute. That is also must, that is also necessary, but the thing is this, that whatever you are doing, you are giving your contribution, but it does not mean that we need not to form organizations or NGO, because NGOs are also needed. But if you are being a student, you are contributing, that is also part of contribution in social work, no doubt. Yes sir, but if you think we can't deny that nobody will, if as you are saying that being a student also you are doing contribution, no doubt that you are doing, when you are doing research work and you are doing any job and you are doing any business, then also you are creating awareness in society. Basically I want to say that employment, and you are just trying to improve the living standard, but it doesn't mean that nobody will create any kind of NGO, foundation and any kind of social work organization. Organizations, NGOs or foundations are also important, and your contribution and everybody's contribution is very, I would say that mandatory in society. Either farmer or any businessman or any student, everybody is contributing for the betterment and for the better living standard of society, no doubt. But organizations are also ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना सर, एक्चुअली अगर हम बात करें कंपनी, इट इज आल्सो कॉर्पोरेशन। अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं ना, कॉर्पोरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, कॉर्पोरेशन होता है कि नंबर ऑफ पीपल जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मेरा और आपका पॉवर्टी के खिलाफ आपका हम दोनों का ऑब्जेक्टिव है, मुझे ऐसे पर्सन मुझे ढूंढने पड़ेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव मेरे जैसा है। लेकिन अगर हमें ऐसे पर्सन नहीं मिलते, एज डेफिनेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन सेड कि पीपल कंट्रीब्यूट मनी और मनी वेल्थ फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, मे बी सोशल, इकोनॉमिकल, अदरवाइज। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव के हमें पर्सन नहीं मिलते तो हम हो सकता सारी लाइफ ऐसे पर्सन ढूंढने में लगाना। तो शुरुआत, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि शुरुआत करो, हो सकता है आपको फाउंडेशन ना बना पाओ, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट सोसाइटी में करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करो। हाँ डेफिनेटली, जरूरी नहीं है या तो आप कोई अच्छी फाउंडेशन ढूंढो जो कि अच्छा काम कर रही है, उसके साथ एसोसिएट हो जाओ या अपनी बनाओ, दोनों तरह से किया जा सकता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, पर ये है कि फाउंडेशन की जरूरत है। हाँ, जो बनी हुई है उनमें से भी आप ढूंढ सकते हो, उनके साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं
आप लोग इसके लिए कोई अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो पर्सनली मेरे से इसके बारे में डेटा मैनेजमेंट कैसे करनी है, डेटा कैसे आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, ट्रस्ट कैसे रजिस्टर कराना है, एसोसिएशन कैसे करानी है, या फिर कैसे आपको फंड्स लेने हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी एक्ट के अंदर कॉर्पोरेटर्स की, उसके बेस पे या फिर अलग अलग सोर्सेज से, और कैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। सारा एक लेक्चर में आप सभी से डिस्कस किया जा सकता, तो इसका तो पूरा वैसे काफी लंबा चौड़ा कोर्स होता है, लेकिन बात यह है कि फिर भी आप पर्सनली कुछ जानना चाहें तो आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। आप लोग अगर करना चाहें तो फिर देर मत करें, ठीक है। आप एज ए स्टूडेंट भी आप स्टूडेंट होने के साथ साथ सोशल वर्क शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे, जितना आप करते जाएंगे उतना सीखेंगे। बहुत बार गलतियां करेंगे, असफल होंगे, सीखते जाएंगे। कोई भी काम है उसमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है करते करते। तो ये भी मैंने शायद आपको एक बार बताया था। चलिए, मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की भी कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाहता जो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल वर्क से स्टार्ट की, जो कि पॉलिटिक्स में चले गए, अलग अलग जगह पे चले गए। पॉलिटिक्स में जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी का एजेंडा कुछ गलत हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी के नाम को ऐसे पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए या उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है सोशल वर्क में, और आप भी अपने स्तर पे कर सकते हैं, उसमें इतना क्या, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है या कोई किसी का? हाँ जी। हेलो सर, मैं पूनम पंजाब से। सर, एक तो मुझे कुछ बात ऐड करनी थी इसमें, जैसे कि अमित जी ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी जेब से पैसे लगाना चाहता हूँ। देखो, अगर हम मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे या जैसे भी हम बोल सकते हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हुए हों, नो डाउट उनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन उनके पास पैसा आया कहाँ से? उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल किए, हमने खरीदे, तभी आया ना। बिल्कुल, तो उन्होंने नहीं कमाया। तो मतलब किसी ना किसी मतलब सहयोग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सहयोग तो चाहिए ही होता है, चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूनम ने बिल्कुल वैलिड बात की है, बिल्कुल सही बात। ये चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोऑपरेशन के बिना तो आप चलते ही नहीं। सर, फिर ये तो थोड़ा ईगो टाइप का मतलब हो गया ना, कि सिर्फ मैंने अपनी जेब से लगाया है। तो हमने अगर कोई अच्छा काम करना है तो थोड़ा हमें झुकना भी नहीं बोल सकते, कि मतलब हमें ये भावना रखनी चाहिए कि मिलजुल के सहयोग के बिना कोई काम नहीं हो सकता, सहयोग करेंगे तो तभी होगा। और सर, मुझे बोलना ये है कि जैसे मतलब मैं चाहती हूँ कि सोशल वर्क मैं उस फील्ड में करना चाहती हूँ, जैसे अब कोई रूरल एरिया से होते हैं, है ना, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको मतलब कुछ ऐसा हो कि डेटाबेस तैयार किया जाए पूरे इंडिया का, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या वो अवेयर नहीं, तो उनको ऐसी स्टडी करवाई जाए कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, मतलब उनको ज्ञान ही नहीं देना, बल्कि उनके पास स्किल्स भी हो, उनके पास अवेयरनेस भी हो, कि जो कुछ भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं या कुछ भी हमने, क्योंकि देखिए अगर मतलब अभी यूथ सोसाइटी पढ़ेगी तभी तो वो आगे कुछ ना कुछ कर पाएगी। तो मतलब बिल्कुल, इसके डेटाबेस मिल जाते हैं पूनम। रूरल एरियाज में ही हमारी जो है ऑलमोस्ट 66% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में ही है इंडिया की, अगर मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं हूँ तो, इन द प्रेजेंट टाइम। और वहाँ पे बैकवर्डनेस ज्यादा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नो डाउट कि रूरल एरियाज में भी जो हाई क्लास के जो लोग हैं, जो जमींदार हैं या जिनके पास अच्छा पैसा है या मिडिल क्लास तक के भी हम कहें, उन्होंने अपने बच्चों को फिर भी डाला है स्कूलों में, अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में भी आजकल डालने लगे। लेकिन वही है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण पिछड़े हुए लोग हों, सामाजिक या आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हूँ, बस उन लोगों को ही सफर करना पड़ता है और उन्हीं की संख्या ज्यादा है, वहीं पे समस्याएं हैं। तो वहाँ पे भी काम किया जा सकता है, डेटाबेस भी है, सब कुछ है, वो मिल जाता है। अगर आप सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मतलब बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, अब आपको भी पता है, तो बात करें अपनी इंडिया की, है ना, तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे मतलब लड़कियां बहुत कम इधर उधर जा आ सकती हैं, है ना, तो मतलब सारी जगह तो आपको पता है कि थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप ही मान लीजिए, क्योंकि हम
24 घंटे इस लेवल पे काम अगर बोले कि चाहे रात बेरात जब मर्जी जाके कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, है ना। नहीं कर तो सकते, ठीक है। मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं सर? एक और मैंने इसका मैं थोड़ा तभी तो सा संगठन हाँ एक थोड़ा कंप्लीट सा कर लीजिए। नेगेटिव पॉइंट भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड में हूँ। पता है क्या होता है कि अब जैसे गवर्नमेंट है वो सब कुछ कर रही है, फ्री बुक्स प्रोवाइड कर रही है, फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ दे रही है, ठीक है। फीस भी उनकी ये बोल सकते हैं कि ना के बराबर ही है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी पता नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं होता और वो तब भी पढ़ते नहीं हैं। तो उस चीज़ को देखिए ये कहने की बात और- है पूनम, देखिए अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ाई का क्या फायदा है। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा बच्चों को जन्म इसलिए देते हैं ताकि हमारे साथ मिल करके कमाएं, ठीक है। पढ़ाई वही- के बारे में तो लोगों को अवेयर करना पड़ता है। आम जो गरीब लोग हैं या जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, वो तो उनको ये है कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, इन्होंने तो फिर भी काम ही करना है, दिहाड़ी मजदूरी करना सर उनको ये हो गया है कि 8th तक तो चाहे हम पढ़े चाहे ना पढ़े हमने पास हो ही जाना। है। हाँ वो तो तो मैं यही चाहती हूँ कि क्या हुआ मतलब ना इन्होंने। अवेयर हो वो स्टडी के प्रति और दुनिया में कुछ जिंदगी में अपनी करने के प्रति अवेयर हो। ये ना हो कि स्टडी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने ऐसे ही पास हो जाना। हाँ तो वो अवेयरनेस के लिए वही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पे जाके काम नहीं करती है। और जो आपने लड़कियों वाली बात की, तभी तो मैंने संगठन की बात की है। जब संगठन होगा तो किसी के पास आइडिया होगा, कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेगा, कोई डेटा मैनेज करेगा, कोई जाके किसी ऑफिस में बात करेगा, कोई ग्राउंड पे जाके बात करेगा, काम करेगा। तो यही तो संगठन का काम होता है कि जो जिस तरह से काम कर सकता है, जो जिस तरह से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। कोई ग्राउंड में करेगा, कोई ऑफिस में बैठ के काम करेगा, कोई ऑफिस में जाके 4 लोगों से मिलेगा। ऐसे ही टीम बनाई होती है। बस जो आपकी जैसे सोच रखने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप ही अपना जो काम कर सकता है अपने आप ही आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मीटिंग करके, सब कुछ मीटिंग्स करके और बांट लेते हैं और अपना काम करते हैं। यही ताकत होती है संगठन की। चाहे आप सोशल वर्क करना चाहें, चाहे कुछ भी आप करना चाहें। तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग संगठन बनाइए। अगर आप मतलब खुद से करना चाहते हैं आपस में, या तो किसी अच्छे संगठन के साथ जुड़िए या फिर खुद संगठन बनाइए। दोनों ही तरह से आप काम कर सकते हैं। तो बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और न्यूज मैं शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैंने किसी क्लास में की थी कि नहीं, कि ये जो रश्मि कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन, इसको हम अभी ऑफलाइन भी लेके जाने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो इधर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उधर ऑफलाइन वही क्लासेस, सेम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो बच्चे होंगे उनको भी मिल रही होंगी। तो ये इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलने वाला है और भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप में से जो लोग भी हमारे साथ भी टीम का हिस्सा बनना चाहें, सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आप सभी का भी वेलकम है। आप ऑल ओवर इंडिया से जहाँ से भी आप जुड़ना चाहें, ठीक है, तो आप ऑनलाइन मीटिंग्स में आप अपने अपने क्षेत्र में भी संगठन आगे बना सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि मिलजुल कर टीम बना के कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, जिससे कि हम समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं संदीप हाँ जी संदीप बोल रहे हैं कि ये कहाँ से हैं संदीपा? आप ये भी बताएं कहाँ से हैं? कहाँ जिला से? नहीं स्टेट। बिहार से। हाँ ठीक है, बोलिए। बोल रहे हैं कि ये नेट का प्रॉब्लम था, 2-4 दिन नहीं चला, तो जो छूट गया वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ नहीं छूटा है। आज तो नया विषय चल रहा है सोशल वर्क, और जो 2-4 टॉपिक छूटे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आप पहले बताएं, नाम बताएं, कहाँ से हैं ये जरूर बताएं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कर। हाँ, मेरा नाम सेजल राठौड़ है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सर मुझे ह्यूमन राइट्स सेक्टर में सोशल वर्क करना है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े डेवलप्ड सिटीज है, जैसे हमारे मुंबई का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं होता है। तो सर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। लोग सिर्फ मतलब हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए कुछ भी करने के लिए
रेडी होते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को वो सोसाइटी की